नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबका साथ, सबका विकास और विकास के पथ पर राजस्थान। विकसित राजस्थान का संकल्प और आदर्श प्रदेश बनाने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच, और इसी सोच के साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज दिसंबर में होने जा रहा है और इसके लिए देश विदेश में रोड शो होंगे। ग्लोबल कंपनियों को राजस्थान में लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला रोड शो आर्थिक राजधानी मुंबई में होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उद्योग जगत के दिग्गजों से संवाद होगा और उन्हें बताया जाएगा कि राजस्थान में उद्योगपतियों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि मरुधरा में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, युवाओं को रोजगार मिले और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सके। यानी नई उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान का जो संकल्प लिया है, उस विजन के साथ राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़े। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी, बहुत स्वागत है राखी जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी। राजेंद्र जी, आपका ये बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे इस डिबेट में, लेकिन शुरुआत राखी जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि विकास का पथ, जिस तरह से एक बड़ा विजन लेकर प्रदेश के मुखिया चल रहे हैं, दिसंबर में आयोजन है और आगाज हो रहा है कल से आर्थिक राजधानी मुंबई में। कैसे तस्वीर राजस्थान की बदलेगी, क्योंकि इससे पहले भी हर मुख्यमंत्री की कोशिश ये रहती है कि निवेश ज्यादा से ज्यादा लाया जाए और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी ये कोशिश की है। कैसे उससे ये अलग है, कैसे इससे फायदा राजस्थान को मिलेगा और किस तरह की तैयारियां हैं इसे लेकर? देखिए श्वेता, कल मुंबई से आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी इस पूरे अभियान का आगाज कर रहे हैं और कॉर्पोरेट जगत के जो दिग्गज हैं उनको राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और आमंत्रित करने से पहले तैयारियां पूरी की है। मुझे लगता है किसी भी निवेश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो चार बातें समझती हूँ मैं: पानी, बिजली, जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन चारों क्षेत्र के अंदर काम करने के बाद हम लोग राइजिंग राजस्थान लेकर आए हैं। पानी के लिए चाहे ताजेवाला हेड हो, यमुना जल समझौता हो, ERCP हो, इन सब का काम करने के बाद हम लोग जो है ग्राउंड पर जाकर के लोगों को इनवाइट करने गए हैं। बिजली के क्षेत्र में 3000 मेगावाट, 31,000 मेगावाट से ऊपर के MOUs जो है वो साइन हुए, जिसमें सोलर एनर्जी और थर्मल एनर्जी के अंदर हम लोग काम करेंगे। और श्वेता देखो, आप तो कई दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी का ये स्थिति थी, राजस्थान नंबर 1 होते हुए भी सारी बिजली जा रही थी राजस्थान के बाहर। लेकिन अब की बार MOU जो हुआ है उसमें राजस्थान के लोगों को राजस्थान में पैदा हुई बिजली का लाभ मिलेगा और इसीलिए इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। इसके अलावा हमने इस बार 53,000 किलोमीटर्स की जो सड़क बनाने की योजना बनाई है, उसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे एक सिंगल विंडो सिस्टम से। जो निवेशक आएंगे उनको फायदा मिलेगा राजस्थान में इन्वेस्ट करने का। और श्वेता, आपने बिल्कुल सही बात की, एग्जीक्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। एग्जीक्यूशन नहीं होता है, MOU होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए जो पिछली सरकारें रही, लास्ट सरकार का तो 10% का एग्जीक्यूशन था हमारे देश के अंदर, यूपी का 36% का एग्जीक्यूशन है। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूं कि जो तैयारियां हमारी हैं, जो तैयारियां आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार ने की है, हम 40% से ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे। क्योंकि दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक करप्शन नहीं है। पिछली बारी सरकार से तो करप्शन से इतना परेशान थे, भजनलाल जी की सरकार करप्शन फ्री, और 2 डबल इंजन की सरकार। कल ही आपने देखा कि आर्थिक कैबिनेट समिति ने जो एक 12 औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का अनाउंसमेंट किया, उसमें हमारे राजस्थान में, जैसे हमारा भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे ही जो पश्चिमी राजस्थान है वहां जोधपुर पाली औद्योगिक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का एक अनाउंसमेंट हुआ है, और जिसके माध्यम से उस क्षेत्र में टेक्सटाइल, हैंडलूम, सोलर एनर्जी, एग्रो इंडस्ट्रीज, इन सब में रोजगार भी सृजित होगा और इंडस्ट्रीज यहां आकर के काम भी करेंगे। और निश्चित तौर पे देखिएगा एग्जीक्यूशन हम बेहतर करेंगे। मुंबई में इसका आगाज हो रहा है, इसके अलावा दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में हम जाएंगे, और उसके अलावा बाहर जापान में, सिंगापुर में, UAE में, जर्मनी में हमारे जो है रोड शोज होंगे और निश्चित तौर पे निवेशक राजस्थान में आएंगे। बिल्कुल, एक बड़ी कोशिश यहाँ पर जरूर है, जिस तरह से राखी जी आपने भी विस्तार से बताया। राजेंद्र मेघवाल जी, कोशिश हर सरकार की होती है, फिर कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए, और इसलिए MOU भी साइन हुए, पहले भी हुए। अभी जिस तरह से कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है, विपक्ष इसे कैसे देखता है, कैसे विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा? क्योंकि विरोध करने के साथ साथ अगर राजस्थान के विकास की बात आएगी तो विपक्ष भी साथ होगा।
देखिए श्वेता जी, जहां तक आर्थिक जगत की बात है तो निश्चित रूप से मैं यहां बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने राजस्थान को आर्थिक विकास दर को 11.04 पे पहुंचाया, जो कि डबल डिजिट में भी पहुंचे और देश के अंदर 2 नंबर पर हम पहुंचे। उसके साथ में तमाम, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो तो 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई दिवस भी है जिसको कहते हैं हम, और एमएसएमई की नीति भी लागू की, हस्तशिल्प नीति भी हमने लागू की, क्योंकि राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प का अपना एक बड़ा योगदान है। उसके अलावा आपको पता होगा पिछली सरकार जो मतलब वसुंधरा जी की सरकार थी 2018 से पहले वाली, उस सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को और हमारे पर्यटन निगम के जितने भी हमारे गेस्ट हाउस या प्रॉपर्टीज थी या हमारा रोडवेज था राजस्थान रोडवेज, उसको बेचने की तैयारी कर ली थी। लेकिन हमने पिछली सरकार के अंदर उन तमाम चीजों को बचा के रखा, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमारे पर्यटन का सबसे बड़ा योगदान है। पिछली सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, देश के अंदर राजस्थान के अंदर पहली जो सोलर पॉलिसी है वो राजस्थान में अप्रैल 2011 में लाए। उसके अलावा नवीनतम ऊर्जा के लिए हमारे जो पवन ऊर्जा की नीति 18 जुलाई 2012 को हम लेके आए। तो आज राजस्थान को ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भर बनाए। आपने देखा होगा पिछली सरकार के अंदर हम मतलब सोलर के अंदर पूरे देश के अंदर नंबर 1 आए। उसके साथ में सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर सर्विस सेक्टर के साथ में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी का भी बड़ा योगदान है। 30% से अधिक का योगदान है। तो उसके लिए हमने मतलब मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, जो 2 रुपया का जो अनुदान हम मतलब दुग्ध उत्पादन को देते थे, उसको बढ़ाकर हमने 5 रुपए किया। आज सुनिए, उसके अलावा कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसमें हमारे जो दुधारू पशु होते थे उनको 20,000। राजेंद्र मेघवाल जी, आपकी सरकार ने भी कोशिश की। मैंने शुरुआती तौर में यही कहा कि कोई भी सरकार होती इसने कोशिश की है। राजेंद्र जी, मौजूदा स्थिति की हम बात करते, पुराने में जाएंगे तो मैं वही कह रहा हूं कि हमने जो शुरुआत आज की स्थिति में पिछले 5 साल के अंदर हमने हमारी अर्थव्यवस्था 6 लाख करोड़, चलिए ठीक है, चलिए मान लेते, लेकिन अभी साथ में हम मैं जो राजेंद्र जी बात कर रहा हूं सुनिए ना, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हमने जो नीतियां लागू की प्रदेश के लिए, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो, चाहे एमएसएमई के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके मतलब क्या बोलते हैं माइनिंग के सेक्टर में, तमाम योजनाओं पे भी अगर चलेंगे ना ईमानदारी से तो राजस्थान अग्रणी प्रदेश बनेगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से भी इन्होंने भ्रष्टाचार और जैसे हाउसिंग बोर्ड को बेचने की तैयारी पहले कर चुके थे, जिस तरीके से रोडवेज को बेचने की तैयारी कर चुके थे, जिस तरह से पर्यटन विकास की प्रॉपर्टीज को बेचने की तैयारी, अगर ये नहीं करेंगे ना तो राजस्थान निश्चित रूप से अग्रणी बनेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि सरकार कुछ बेचे नहीं, सरकार कुछ बेचे नहीं, लेकिन विपक्ष का सहयोग क्या रहेगा? बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, हम पॉलिसी के अंदर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर पूरा योगदान देंगे, सरकार को सकारात्मक सुझाव देंगे और हमारे टाइम की जो अच्छी योजनाएं थी उन योजना को आगे लेके कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुक करो। एक कमेंट बस, एक कमेंट राखी जी। हाँ, देखिए इन्होंने ग्रोथ रेट की बात की, 11% इनके वक्त था, 13.7% हमने किया। सोलर के लिए पहले ही नंबर 1 थे, लेकिन बिजली जा कहां रही है, किस तरह के एग्रीमेंट किए वो इंपॉर्टेंट है। और इन सब बातों का निचोड़ ये कि एग्जीक्यूशन क्यों 10% रहा? अगर आपने बहुत अच्छा किया, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने सब कुछ अच्छा किया, तो एग्जीक्यूशन ऐसा क्यों हुआ कि निवेशक नहीं आए? देखिए झूठ नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, आपके क्षेत्र के अंदर खनन का 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अब हम आपको कह रहे हैं कि आप कम से कम खनन में घोटाला नहीं करोगे। एक मिनट राखी जी, एक सेकेंड, आपने अपनी बात रखी, दूसरे गेस्ट का रुख करते हैं, इसके बाद बिल्कुल आप अपनी बात अगर नहीं आप एग्री करते हैं तो आप बिल्कुल उसका विरोध करिएगा और बात रखिएगा। हमारे साथ AK सिंह जी भी जुड़ चुके, रिटायर्ड IAS सर, बहुत स्वागत है आपका। जगदीश सोमानी जी भी चर्चा में शामिल है, उद्योगपति, स्वागत है जगदीश जी। और साथ ही अरुण अग्रवाल जी भी हमारे साथ है, कार्यकारी अध्यक्ष 40 से, स्वागत है अरुण जी आपका भी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, AK सिंह सर आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि सरकार विजन लेकर आती है, उसे काम करना होता है, प्लानिंग होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो एक बड़ा टास्क होता है वो अधिकारियों के समय होता है। किस तरह से इस पूरे प्लान को आप देख रहे हैं निवेश लाने के मद्देनजर, जिसकी शुरुआत कल से खुद मुख्यमंत्री मुंबई से करने जा रहे हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रोड शो होगा ताकि निवेश आए? कैसे इसे आप देखते हैं, क्या कोशिशें और बेहतर इसे कर सकती है? देखिए श्वेता जी, आपको, को पैनलिस्ट को और जो दर्शक हैं सबको नमस्कार जी। अभी जो कांग्रेस और बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके बीच में जो आदान प्रदान या बहस हुई है उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एक चीजों की जरूरत, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं उसमें कुछ आपके हाथ में होते हैं, कुछ आपके हाथ में नहीं होते हैं।
ये फैक्टर्स हैं। उदाहरण के लिए आपके पास एक अच्छा टैलेंट पूल होना चाहिए, जी मतलब शिक्षित व्यक्तियों का जो कि अनएम्प्लॉयबल हो। आपको पता होगा कि अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें ये हुआ था कि बताया गया था कि 82% ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। तो पहला तो है टैलेंट पूल, दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा होता है आप इंसेंटिव्स क्या दे रहे हैं इंडस्ट्रीज को यहां आने के लिए एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, चौथा है आपकी खुद की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जी पांचवा है लॉजिस्टिक्स, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आप सामान कोई माल बना रहे हैं और आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सी रूट चाहिए या ट्रेन चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी ट्रांसपोर्ट का लॉजिस्टिक्स वो है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो आपकी, इसमें मैं सिर्फ दो बात करना और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल स्ट्रेंथ है, वो आपके पास क्या है जी। तो राजस्थान में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी कमियां हैं वो तीन है। एक तो टैलेंट पूल की कमी है जी दूसरी लॉजिस्टिक्स की और तीसरी ब्यूरोक्रेसी। हालांकि मैं ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहा हूं और ब्यूरोक्रेसी में मैं इंक्लूड सिर्फ जो जिसको आप बोलते हैं कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि आईएएस यूएस से लेकर के क्लर्क तक। उसके अलावा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी होती है, तो ब्यूरोक्रेसी में मैं उसको भी काउंट कर रहा हूं। तो राजस्थान में तीन जो मुख्य कारण है जो कि नहीं हो, उस लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। ये तीन मुख्य कारण हैं। लेकिन जो राजस्थान का, जैसे मैंने कहा कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो राजस्थान के फेवर में और उसको देखना चाहिए कुछ जी। कि राजस्थान में आपकी क्या क्या मतलब कि प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ा तो आपके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मार्बल हुआ, ग्रेनाइट हुआ, आपका सैंडस्टोन वगैरह हुआ। दूसरा अगर खेती की इसमें देखें तो आपके ऑयल सीड्स हुए और जो कोर्स जिसको कि श्री अन्न आजकल बोला जा रहा है, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ वगैरह वगैरह। तो इनके लिए आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनानी पड़ेगी, तभी लोग आएंगे आपके पास जी। और एक और स्ट्रेंथ है अपनी, वो है ब्लेंडेड फैब्रिक और वूल की, ऊन जो होता है, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, इन सबसे इंपॉर्टेंट है टूरिज्म। आज की डेट में राजस्थान जो है टूरिज्म के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और जो राजस्थान में जितनी मतलब की पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल है, मेरे हिसाब से, चूंकि मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया हुआ है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो टूरिज्म का पोटेंशियल है राजस्थान का, उसको हमने 10% भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है। तो इन सारे फैक्टर्स को देख करके अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाए और लोगों को इनवाइट किया जाए तो राजस्थान का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। जी जी, ए.के. सिंह जी, बेहद अहम पॉइंट है सर जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल। और इसे अगर लागू किया जाता है और इसको सीरियसली लिया जाता है, अपने प्लान में शामिल किया जाता है तो बहुत बेहतर, क्योंकि बेहतर करने की कोशिश ही है सरकार की और इसलिए जितने अच्छे सजेशंस आए उतना और भी अच्छा है, इसे और एक नया रूप देने के लिए। अरुण अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। सर, जब हम चर्चा करते हैं, खासतौर से जब बजट पे चर्चा करते हैं, तो इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है, लेकिन जब हम रोजगार की बात करते हैं और कई और पॉइंट्स है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और उसके लिए निवेश आना जरूरी है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि बाहर से। अब उस लिहाज से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन सरकार कर रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको आयोजन किया जाएगा, रोड शो किए जाएंगे बाहर, ये सारी बातें सही है। लेकिन मैं आपके चैनल के मार्फत राजस्थान सरकार से लगातार अनुरोध करता आ रहा हूँ, आज फिर अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले जो यहाँ पेट की आस छोड़ के, गोद की आस छोड़ के पेट की आस जो कहावत है, जो अभी वर्तमान में उद्योग है, आज बिजली की दरें यहाँ राजस्थान में वह इंडिया में तीसरे चौथे नंबर पर हाईएस्ट रेट है। ऐसे में इसको बिजली की दरों को, अभी कल अपने अखबारों में पढ़ रहे थे और न्यूज चैनल्स में आ रहा था कि ट्रिपल फ्यूल चार्ज लग जा रहे हैं। ये फ्यूल चार्ज, पहले ही इंडस्ट्री परेशान है इतने हाई रेट से, फिर फ्यूल चार्ज का एक नया और बाहर राजस्थान में दिया। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये बात तो करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगे, उसको सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम का एक्ट भी आ गया है, लेकिन इसको अकाउंटेबिलिटी नहीं करते ये। इसको स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर रखना पड़ेगा इनको। जो बाहर से आते हैं वो, जब जमीन इतनी महंगी है, तीसरी बात कि बाहर से आते हैं वो एमओयू तो साइन कर लेते हैं। कल काफी अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो चुकी है, लेकिन वो एमओयू होते हैं। एमओयू होने के बाद जब जमीन के लिए जाते हैं
तो जमीन इतनी महंगी है। अभी कल माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा पाली जोधपुर से, लेकिन जमीन को जब तक सस्ती करें। दूसरा मैं एक नया सजेशन यहाँ देना चाहूंगा कि जमीन को सस्ती के अलावा वो एमओयू जो साइन हो उसमें रेंट का सिस्टम भी रखें। यदि कोई इंडस्ट्रीज जो एक साथ यदि जमीन में ही सारा इन्वेस्टमेंट कर देगा तो कैसे मशीनरी लगाएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। तीसरा मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सजेशन देना चाह रहा हूँ रिसाइकलिंग का। हम अब इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में है और वर्ल्ड की विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं 2047 का। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और 2047 को लेकर ही अभी बजट भी जो पेश हुआ वो एक सालाना बजट नहीं था, वो आगे तक का बजट था। ऐसे में रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वर्ल्ड की बेस्ट मशीनरी को यहाँ इंपोर्ट किया जाए, स्टडी किया जाए, क्योंकि ये इतना जो कचरा अपने स्वच्छ भारत मिशन जो है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये इस पर अगर फोकस किया जाए तो ये और ज्यादा उसमें सब्सिडी दी जाए, कह सकते हैं वैल्यू एडेड हो जाएगा। है प्लांट मशीनें। ठीक है, मैं जोड़ना चाहूंगा कि पिछली सरकार के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हम लेकर आए, उसके अंदर जो खारा पानी है या जो हमारा वेस्ट वाटर है जो कि ट्रीटमेंट के बाद आता है उससे हमें ऊर्जा बनाने की पूरी उसके अंदर थी। तो उसी पॉलिसी को, क्योंकि राजस्थान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने वाला राज्य था। ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। लेकिन जगदीश सोमानी जी, उद्योगपति होने के नाते, क्योंकि अभी जिस तरह से बिजली का जिक्र किया उन्होंने, आपको लगता है कि अगर बिजली की दरों में थोड़ी राहत मिल जाएगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आसान होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, या फिर ये रोड़ा बन सकता है, या इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए? क्योंकि सरकार तो बेहतर करने की कोशिश कर रही है, बाहर से निवेश लाने की कोशिशें हैं, और अगर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ही समस्या से परेशान होंगे तो वो भी मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं भी इसी बात पे आ रहा था कि आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो पॉलिसी है, जो स्टार्टअप्स नए आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल, मानिए रिप्स 2022 पिछली सरकार के द्वारा लाई गई, लेकिन आप देखिए कि वो जब पॉलिसी आ गई उसके प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बने। वो अभी हमने रिप्स 2024 की जब सरकार के साथ मीटिंग हुई तब हमने बोला कि लोगों के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, लोगों के डिसबर्समेंट नहीं है, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2022 की जो सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई उसमें उन्होंने पुरानी यूनिट अगर कोई खरीद के नई यूनिट लगाता है 25 साल पहले, अगर 20 साल पहले उसको कोई छूट मिल गई है तो आज उसको स्टैम्प ड्यूटी की छूट भी नहीं दे रहे थे, उसको रिप्स के बेनिफिट भी नहीं दे रहे थे, वो सब यूनिटों का इन्वेस्टमेंट रुक गया। हमने ये बोला कि अगर 2024 के अंदर, चूंकि ये जब अभी पॉलिसी आएगा राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम, उससे पहले रिप्स के अंदर 2024 में आमूलचूल परिवर्तन करके हमने करीब 18 से 20 पॉइंट के सुझाव सरकार को दिए हैं। और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से ये भी बोला गया कि उसमें एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री नया वेंचर है, नया ही कैपिटल लगी है तो उसको सारी छूटें मिले। एक टाइम लिमिट के अंदर एक छूट मिलनी चाहिए। आज जिस तरह से पावर फैक्टर के अंदर चार्जेस लगा रहे हैं, 3 तरह के पावर फ्यूल सरचार्ज की जो चार्ज लग रहे हैं, वो एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए एक ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो किस रेट से उसको प्लान करे। आज आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले रिको से नोटिस आए कि साहब जिन जगह पे जमीनों पे इंडस्ट्री नहीं चल रही है उनको बिना पूछे, बिना बात करे उनको प्लॉट निरस्त कर देंगे। तो इंडस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आज लगाई और शुरू हो गई, उसमें एक प्लानिंग होती है, कम से कम 20 डिपार्टमेंटों के अप्रूवल्स होते हैं, उसके बाद पॉल्यूशन के अप्रूवल्स होते हैं, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उसके अंदर उनको ये लगेगा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट ही नहीं है तो कैसे एक नई इंडस्ट्री रुकेगी। आप देखें, सरकार में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि बिजली की कमी नहीं होनी जाएगी, उसके बाद से टीओडी चार्जेस लगा दिए, फ्यूल सरचार्ज के अलावा बिजली की रेट बढ़ गई है। तो आप देखिए कि आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। उसके लिए हमने सुझाव दिया कि एलपीजी, इंडस्ट्रियल एलपीजी, जिस तरह से गुजरात है, तो गुजरात में आज गैस की वजह से यहाँ से सबसे बड़ी समस्या बिजली की लग रही, जो दरें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके रेट बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज को उससे आपको लगता है कि ये ज्यादा है, अगर इस पे रियायत दी जाए तो थोड़ी राहत है? देखिए, बिजली की रियायत नहीं मिल सकती है क्योंकि यहाँ की स्टेट में जो सिस्टम है उसकी जगह जब तक हम गैस से आधारित उद्योग, जैसे आप देखेंगे गुजरात भी आज अगर इतना डेवलप कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं एलपीजी गैस की जरूरत है। तो एलपीजी गैस का हमारे यहाँ पे जो सोर्स है, इंडस्ट्रियल गैस जो है, उसकी पाइपलाइन हर छोटी यूनिट में मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एमएसएमई तो के अंदर। सरकार सोलर पर फोकस कर रही है, ये भी तो एक रीजन है। सोलर जो है, सोलर से फिर भी पूरा नहीं होगा क्योंकि सोलर में तो
नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग का भी चक्कर रहता चलिए है। ठीक है, राखी जी इसी पर, क्योंकि जिससे से दो प्रतिक्रिया आई है, जगदीश जी की, अरुण जी की, एक कमेंट जरूर। बिल्कुल सही कहा श्वेता। देखिए बिजली का एक मेजर इशू है, लेकिन पिछली सरकार ने जिस तरह के फ्यूल परचेज एग्रीमेंट्स किए थे, मई से लेकर सितंबर जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें बिजली की, उस समय हमें बिजली जो है वो बाहर देनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम थी। अब देखिए समय वो आ गया, हम समाधान की बात करते हैं। समस्या जो हो गई वो तो हो गई, जो सरकार ने काम किया जिसकी वजह से 2000 करोड़ के हमने सरप्लस में जिस तरह से बिजली कंपनी को दिया था, आज 90,000 करोड़ के लॉस में हमको बिजली कंपनी सुपुर्द हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन समाधान की अगर बात करें तो 31,000 मेगावाट का 2,24,000 करोड़ का जो एक एमओयू हुआ है, उसके माध्यम से देखिए सोलर की आपने बात की, गुजरात की गैस के साथ में देखिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 365 दिन में से 340 दिन सनी डेज हुआ करते हैं, यानी सोलर का प्रोडक्शन जो है वो हमारा ज्यादा होगा, और उसी चीज को आगे एक्सप्लॉइट करके उसी को आगे बढ़ाकर हम लोग सोलर के क्षेत्र में काम करेंगे। कल भी कैबिनेट ने कुसुम योजना जो है, और बहुत अच्छी योजना मानती हूं मैं कुसुम योजना, जिससे दूर दराज इलाकों में किसानों को बिजली मिलेगी, और 2027 तक की प्लानिंग है। 2027 तक हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। चलिए ये सरकार की प्रायोरिटी में है, यानी ये जो समस्या है वो सरकार की प्रायोरिटी में है, और इसलिए इसको लेकर भी योजनाएं भी लेके आई। AK सिंह जी, सर अभी आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि ऐसा हो तो ये और ज्यादा सफल हो सकता है जो कोशिश सरकार करे, लेकिन आपने एक जिक्र किया ब्यूरोक्रेसी का। आपने कहा कि कुछ जो 3 पॉइंट्स है उसमें ब्यूरोक्रेसी, ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए ये एक कल्चर है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी जी। हालांकि मैं रिकॉर्ड पे वैसे कह रहा हूँ, और पता नहीं कुछ हमारे मित्रों को शायद ये अच्छा भी नहीं लगे जी। देखिए बाकी जगह क्या है ब्यूरोक्रेसी, और आप ध्यान रखिए जो मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। देखिए बाकी सब स्टेट्स में क्या है कि वहाँ क्लैरिटी है कि ब्यूरोक्रेसी जो है किसी प्रोजेक्ट को पास करने के लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर उनको करप्शन करना है तो सबको पता है कि यहाँ बिना करप्शन बिना पैसे दिए काम नहीं होता। तो हरियाणा में जो बोलते हैं कि सिंगल पॉइंट मतलब कि क्लियरेंस जो है, वहां पता है कि एक जगह जाओ, एक आदमी पूरा बता देगा कि मंत्री जी को इतना देना है जी, IAS जो सेक्रेटरी साहब है उनको देना है, नीचे वाले साहब को इतना देना है, यहाँ देना है। बैंगलोर चले जाइए बड़ा क्लियर है, तमिलनाडु चले जाइए बड़ा क्लियर है। राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स की क्या प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स, ये तो दिखाना चाहते हैं कि साहब ये तो दूध के धुले हुए और ईमानदार हैं, और पैसे भी लेना चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक ध्यान रखिएगा इस बात जी जी। मैं सबको एक पेंट से नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल और जो मतलब की जो नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी जो है वो दुविधा में रहती है। वो चाहती है कि मैं अपना ईमानदारी का एक इमेज भी बना करके रखूं, लोगों पैसे भी लूं लेकिन लोगों को पता भी नहीं चले किसी तरह से। तो वो दुविधा में फिर वो मिडिलमैन खोजने लगते हैं कि यार किसके थ्रू मतलब कि लूं मैं पैसे ताकि लोगों को पता नहीं चले। अरे बेवकूफों, कोई भी पैसा देगा वो तो बताएगा ही अपने दोस्तों को, बाकी को जाकर के। तो ये ब्यूरोक्रेसी की, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने में दुविधा में रहते हैं कि पैसे खाने या नहीं खाने हैं, और उस चक्कर में फाइलों को लटका करके रखते हैं महीनों। ठीक है, और आप इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सुधार अगर हो तो भी बहुत बेहतर किया जा सकता है, वरना थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। राजेंद्र जी कमेंट। देखिए श्वेता जी, जहां तक मतलब 8 महीने से ब्यूरोक्रेसी वही की वही है। अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर आप पिछली सरकार के ब्यूरोक्रेसी को कोस रहे थे तो अब भी आपकी ब्यूरोक्रेसी वही है। और दूसरा जो जोधपुर पाली स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र है वो पिछली सरकार के अंदर 2 साल से अधिक से उस पर काम चल रहा है, और लगातार देखिए पानी का निजीकरण करने की ये सरकार तैयारी कर चुकी है, बिजली दरें बढ़ा चुकी है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में झूठ बोल के 9 महीने पहले ये सरकार सत्ता में आई, और आज इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। ये मुख्यमंत्री जी को भी पता है, जो कि गृह मंत्री भी है, और यहाँ पर तो पुलिस वाले खुद भी सुरक्षित नहीं है। तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जिसका आयोजन किया जा रहा है, कल से आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और न सिर्फ राजस्थान के अलावा सभी राज्यों में और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी रोड शो होंगे, प्रचार प्रसार होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर आ सके। क्योंकि जब आप विकास की बात करते हैं, बड़े विजन को लेकर चलने की बात करते हैं, तो आपको सबको साथ लेकर आना होगा, और
क्या फैसिलिटी आप राजस्थान में दे रहे हैं, और वो वजह बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि आखिर राजस्थान में ही क्यों आए, क्यों हम निवेश करें, क्या यहाँ की सरकार देगी, क्या बेनिफिट यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, ये सब बताना होगा, ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना होगा, और यही कोशिश प्रदेश की सरकार कर रही है। हालांकि बेनिफिट से बहुत है, रोजगार के लिहाज से भी बहुत रास्ते खुलेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करने की बात हो या फिर राजस्थान को और ज्यादा विकास की दिशा में ले जाने की बात हो, कवायद जारी है, कोशिशें जारी है, लेकिन कामयाबी तभी मिलेगी जब आप नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रखें, कैसे उसे पॉजिटिव किया जाए, क्या कमियां हैं उसे दूर की जाए, कैसे ज्यादा लोगों को लेकर आ जाए, कोशिश यही है। हालांकि 9, 10, 11 दिसंबर को आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं, नजर इस पर भी रहेगी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।